सादर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और हमारी खास पेशकश चर्चा में आपका स्वागत है। आज एक बार फिर चर्चा में हमारा विषय किसानों के संदर्भ में है। विषय समाधान की चाह या सियासत की राह। दरअसल लगातार 10 दिनों से चल रहे आंदोलन और बातचीत का सिलसिला कहां जाकर थमेगा, ये एक बड़ा सवाल है। आज 5वें दौर की बातचीत एक बार फिर किसान संगठनों के साथ केंद्र सरकार की हुई। तमाम मंत्री बैठक में शामिल थे। उम्मीद पहले भी किसी को नहीं थी कि इस बैठक से कोई समाधान निकलने वाला है। जिस तरीके की मांगे किसान संगठन कर रहे हैं और सरकार जिस तरीके के घोषित या अघोषित बयान जारी कर रही है, उसके चलते यह उम्मीद कम ही थी कि यह बैठक समाधान के रूप में कुछ सुझा पाएगी, और वैसा ही हुआ। शाम ढलते ढलते जब यह ऐलान हुआ कि बैठक खत्म हो गई है, तो साथ ही ऐलान यह भी हुआ कि आज भी कोई समाधान नहीं निकला है। सरकार का कहना है कि अब अगले दौर की बातचीत 9 तारीख को होगी। किसान संगठनों ने अभी तक यह हामी नहीं भरी कि 9 तारीख को बातचीत में वो शामिल होंगे या नहीं होंगे। किसान संगठन अब बात यह कह रहे हैं कि अब किसी बातचीत की जरूरी नहीं है, सीधे सरकार अपना फैसला बताए। सरकार इन कानूनों को रद्द करे। सरकार संशोधन तक आ चुकी है, पर रद्दीकरण के मसले पर सहमत नहीं है। उलझन यहीं पर है। वस्तुतः सरकार क्या किसानों को राजी करना चाह रही है या थकाना चाह रही है? किसान वस्तुतः समाधान खोज रहे हैं या सियासत का मोहरा बन रहे हैं? ये दोनों ही सवाल पेचीदा है और इसी को सुलझाने की कोशिश आज हम इस कार्यक्रम में करेंगे। कई खास मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ हिस्सा बनेंगे, लेकिन उनसे आपका परिचय कराएं और चर्चा के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र यह कहता है कि नृपते किन क्षणों मूर्खो दरिद्र किंवार्क कहा। बड़ा संक्षिप्त सा विचार सूत्र है, पर इसका अर्थ बड़ा व्यापक है। इसका अर्थ यह कहता है कि हे राजन, क्षण भर का समय है ही क्या, यह समझने वाला मनुष्य मूर्ख हो जाता है, और एक कौड़ी है ही क्या, यह समझने वाला दरिद्र हो जाता है। नारायण पंडित हितोपदेश से हमने यह विचार सूत्र प्राप्त किया है। किसानों के आंदोलन के संदर्भ में जो लोग ये समझ रहे हैं 10 दिन 12 दिन 15 दिन से हो क्या जाएगा, तो उनके संदर्भ में यह हितोपदेश का सूत्र निश्चित रूप से मार्गदर्शन का काम कर सकता है। अब हम अपने विषय पर वापस लौटते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि देश की राजधानी में 10 दिन से भड़कती सर्दी में और कोरोना के दौर में जो हजारों लाखों किसान आकर बैठे हुए हैं, क्या सरकार इनके समाधान की दिशा में वाकई गंभीरता से प्रयत्नशील है? देश के गृह मंत्री, देश के प्रधानमंत्री, देश के कृषि मंत्री आज साथ में बैठे, परस्पर विचार भी किए, लेकिन जब किसानों के साथ बैठक हुई तो उसमें समाधान के स्तर पर कुछ ठोस कदम उठाओ ऐसा जाहिर नहीं हुआ। अड़चन कहां है, इसी को समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ किरण चौधरी जुड़ रही हैं। किरण चौधरी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वह इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ेंगी। हमारे साथ चंद्रशेखर साहू भी हैं, जो पूर्व कृषि मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी की किसान राजनीति का बड़ा चेहरा है। हमारे साथ श्रवण गर्ग जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, भारत के पत्रकारिता जगत के एक सुशोभित हस्ताक्षर है। स्वतंत्र है राष्ट्रीय प्रवक्ता किसान यूनियन के। और कुछ देर बाद हमारे साथ योगेंद्र यादव जी भी जुड़ेंगे। योगेंद्र यादव जी को एक समय पर हम चुनाव विश्लेषक के तौर पर जानते थे, पर आजकल गांव किसान मजदूर की बात करने वाले नेता के तौर पर हम यादव जी को जानते हैं। चर्चा की शुरुआत किरण चौधरी जी से ही करते हैं। किरण जी हरियाणा से ताल्लुक रखती हैं, पंजाब से जुड़ा हुआ प्रदेश है। पिछले कुछ समय से यह लगातार दावा किया जा रहा था कि सब कुछ पंजाब के कुछ लोगों के द्वारा बहक के या बहका कर किया जा रहा है। हरियाणा के लोगों का कोई सरोकार नहीं है, हरियाणा का कोई किसान इसमें शामिल भी नहीं है। लेकिन बदलते वक्त के साथ ये बयान रुकने लगे हैं। किरण जी, आपसे जानना चाहता हूं, कहां अटक रही है बात और क्यों नहीं बन रही है बात, आप समझ पा रही हैं? हाँ जी, देखिए हिमांशु जी, ये जो है 10 दिन से कड़ाके की सर्दी के अंदर जिस तरह से हमारे किसान भाई आए हैं, और केवल हरियाणा के नहीं, पंजाब के नहीं, मध्य प्रदेश से, उत्तराखंड से, यूपी से, सारी जगह से जो है हमारे किसान भाई हैं, और खराब डाल रहे हैं, तय करता है कि ये जो 3 काले कानून जो अफरा तफरी के अंदर कोविड के समय जी ये केंद्र में पूंजीपतियों के कहने के ऊपर ये जो पास करे हैं, इसके विरोध के अंदर ये किसान भाई यहाँ पर आए हैं। और आपने देखा किस तरह से, मैं कहती हूँ शर्म से डूब मरने की बात है कि प्रजातंत्र के अंदर हम अपने आप को कहते हैं हम रह रहे हैं। और गांधी जी ने जो आंदोलन करा था, मतलब नॉन वायलेंस का, हमारे ये किसान भाई सारे के सारे बड़े शांतिपूर्ण ढंग से आ रहे थे। हरियाणा की सरकार के ऊपर लानत है
जिस तरह से सड़कें खोदी गई, कांटे लगाए गए, टीयर गैस आंसू के गोले बरसाए गए, पानी जो है ठंडी गंदे पानी की वो बौछारें करी गई। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं, इस तरह से तानाशाही का जो रवैया ये सरकार ने केंद्र में और हरियाणा में जो अपनाया है, मैं समझती हूँ ये सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण नहीं, बहुत ही जबरदस्त निंदा जो है हर वर्ग से इसकी करनी चाहिए। और जिस तरह से किसानों को कहा जा रहा है, कोई एक इनके मंत्री हैं बीजेपी के, वो कहते हैं कि ये पाकिस्तानी है, ये खालिस्तानी है, एक कहीं और से बयान आता है कि ये जो है ये कांग्रेसी जो है पूरा का पूरा प्रदर्शन है। एक सांसद कहते हैं नहीं, आंदोलन है। एक इनके जो पूर्व अभी जो इनके ये मुख्यमंत्री हैं, वो कहते हैं कि भाई जो किसानों के खिलाफ जो केस दर्ज करे गए हैं उनसे हम मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं वापस लीजिए। किसको बेवकूफ बना रहे हैं, मैं ये पूछना चाहती हूँ। सच्चाई ये है कि सरकार में आप हैं और आप ही ये बातें, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, लोगों को बरगलाने की बात करी जा रही है, उनको तोड़ने की बात करी जा रही है, लेकिन इनको समझ नहीं आ रही कि किसान की आत्मा जाग चुकी है। ये धरती पुत्र जो है वो पूरी तख्ती अपने धूप के अंदर जो है काम करता है, कड़कती ठंड के अंदर अपना जो खेतों के अंदर काम करता है, वो इन चीजों से घबराने वाला नहीं है। और ये जो बांटने की बात करी जा रही है कि कोई कांग्रेसी है या फिर ये एक जाति समूह की आंदोलन है, ये सब गलत है। किसान जो है आज जानता है कि आने वाली किस्तें बिल्कुल खत्म हो जाएंगी अगर उसने इसका पूरा विरोध नहीं करा। जिस तरह से ये कानून लाए गए हैं पूंजीपतियों को, केवल पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने की। आज मैं हैरान हूँ इस बात को देखकर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है वो कहते हैं कि हम किसी की उपज यहाँ पे हम खरीदने नहीं देंगे। इसी तरह के हरियाणा के हमारे ये जो है बड़े आला जो मंत्री हैं वो कह रहे हैं और कहते हैं कि खुला बाजार होगा, कहीं भी जाके खरीद लेना। अरे किसान से पूछो जाकर, आज डीजल पेट्रोल इतना महंगा कर दिया है कि वो अपने गांव से मंडी तक लेकर जाता है जब ट्रैक्टर को, तो उसको कितना तकलीफ होती है। ये सारी की सारी बातें जो हैं, मैं हैरान हूँ कि किस तरह से ये इतने दिन हो गए हैं सरकार को जो है इनको ये सोचना है कि इनको जो है आगे समय देते जाओ, फिर इनकी फिर बैठक होगी और ये इनको हम ठंडा कर देंगे। इस तरह से ये जानते नहीं है कि इस बार जो है किसान नेता जो हैं वो सारे के सारे किसान भाई एकजुट होकर जो है अपनी डिमांड के लिए अड़े हुए हैं और कांग्रेस पार्टी जो है डिमांड के लिए अड़ गया। किरण जी, मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूं। आपके पास में तकरीबन 35-40 साल की सक्रिय राजनीति का तजुर्बा है। आप जिस परिवार से ताल्लुक रखती हैं उसकी बहुत लंबी विरासत भारतीय राजनीति में है। किसान संगठन इस कानून को लेकर तमाम आपत्तियों की बात कर रहे थे। सरकार किसान कानून में संशोधन के लिए तैयार है, बोल रही है कहीं अगर कोई गलतफहमी उसे दूर भी करेंगे, कोई खामी है उसे संशोधित कर देते हैं। लेकिन अब अचानक रुख यह है कि आप तो इन कानूनों को रद्द करें। आपने सरकारों के तौर तरीके को देखा है। एक स्पष्ट बहुमत की सरकार अपने ही द्वारा पारित कानूनों को एक आंदोलन के चलते अगर निरस्त कर देगी तो सरकार का इकबाल क्या रह जाएगा? क्या आपको लगता है कि ये मांग ऐसी है व्यवहारिक राजनीति में जिसे पूरा किया जा सकता है? ये आपसे एक व्यवहारिक प्रश्न है मेरा। बिल्कुल, आपको मैं बताना चाहती हूँ, ये सरकार बनते ही सबसे पहले इन्होंने एक कानून पास करा था जिसमें किसानों की जमीन का अधिग्रहण की बात करी थी। उसके बाद इन्होंने जिससे इनको टेके कर दिया, उसके ऊपर सारा का सारा विरोध हुआ। तो उसका आप जानते हैं उसी तरह से, क्योंकि ये काले कानून जो बनाए गए हैं ये केवल कॉर्पोरेट को फायदा पहुंचाने के लिए हैं। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि सरकार को अगर ये समझते हैं कि इनको आगे अपना सत्ताधारी अगर ये रहना चाहते हैं तो इनको ये बदलना पड़ेगा और इनको ये बदलना ही पड़ेगा। किरण जी इस बात पर दृढ़ता के साथ दावा कर रही है। मेरे साथ में श्रवण गर्ग जी हैं। श्रवण गर्ग जी ने 50 साल से ज्यादा की पत्रकारिता की है, कई आंदोलन देखे हैं। अनुभव ये कहता है कि इतने लंबे समय तक दिल्ली को घेर कर रखने का किसानों का यह सबसे लंबा आंदोलन दिखाई दे रहा है। श्रवण जी से समझने की कोशिश करते हैं कि श्रवण जी उलझन कहां आ रही है। जो सरकार ये दावा करती है कि किसानों की सबसे बड़ी हितैषी है, जिस सरकार के कृषि मंत्री अभी टीवी स्क्रीन पर बोल रहे थे कि नरेंद्र मोदी ही हैं जिन्होंने तकरीबन 90,000 करोड़ किसानों के खाते में डाले हैं सम्मान निधि के माध्यम से, उनसे ज्यादा किसानों का हितैषी कौन हो सकता है? वो किसान के सबसे बड़े हितैषी हैं और दुनिया जहान के किसान आकर दिल्ली में विरोध में डटे हैं। आप समझ पा रहे हैं कि कहां बात बिगड़ रही है और क्यों बिगड़ रही है? श्रवण जी,
देखिए, मैं दो चीजें आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। जी एक तो ये है कि सरकार किसानों को थका देना चाहती है। जी जैसे शाहीन बाग के लोगों को थका दिया गया था जी और अंत में अदालत का सहारा लिया गया। जी तो ये सरकार कोरोना के को कहानी बनाकर अदालत का सहारा लेगी जी कि इसके कारण बहुत संकट होने वाला है और ये नागरिक अधिकारों का मामला बनाकर इसको अदालत के पाले में डाल देगी जी कि ये अदालत और किसानों का। आपने कहा ना कि सरकार क्या करना चाहती है, थकाना चाहती है, कि सरकार इसको बदलना नहीं चाहती है। सरकार किसानों की मांग को स्वीकार नहीं करना चाहती है। जी आपने कहा कि सरकार तैयार है संशोधन के लिए या मानने के लिए। जी क्या चीज मानने के लिए तैयार है? आपसे मैं समझना चाहता हूं कि सरकार 3 कानून बनाए गए, उसमें तीनों कानून में एक तो मंडी को खत्म किया गया, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटीज को खत्म किया गया, एक एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को खत्म किया गया और तीसरा कहीं भी आप उसको खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। ये एक मामला है। जी सरकार की अगर मंशा होती कि वो किसानों की मांग को मानती है या सरकार किसानों को इज्जत देती है, तो आप ये बताइए कि सरकार ने ये किसान आंदोलन, दिल्ली तो अभी 10 दिन पहले पहुंचा, उसके पहले तो पंजाब में चल रहा था। जी सरकार ने ये कानून, इतने महत्वपूर्ण कानून हैं जो विदेशी कंपनियों को फायदा देने के लिए, जो आपका 12,000 अरब का जो मार्केट है रिटेल का, वो बड़ी कंपनियों के हाथ में सौंपने के लिए एक चल रहा है पूरा का पूरा 5 ट्रिलियन इकोनॉमी कैसे खड़ी होगी। जी तो सरकार ने बात की क्या किसानों से ये 3 कानूनों को लाने के पहले? जी पहली चीज, जी सरकार ने अपोजिशन से बात की क्या? जी सरकार ने जो स्टेट्स इन्वॉल्व हैं, पंजाब है, हरियाणा है, बड़े बड़े राज्य हैं, धान का कटोरा है छत्तीसगढ़ जी, और ये तमाम जो राज्य हैं जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करते हैं, बड़े बड़े, महाराष्ट्र है, इनसे कोई बात की या कोई डायलॉग किया क्या इन्होंने कि हम ऐसी कोई बात करना चाहते हैं? जी अपोजिशन पार्टी के लोगों के साथ कोई बात की क्या कि ये हमारे 3 कानून हैं, इनको हम लाना चाहते हैं? जी आपने राज्यसभा में क्यों पेश किया इसको? और आपको पता है किस तरह से पारित करवाया गया? ध्वनि मत से, जी बगैर बहस को आमंत्रित किए हुए, बगैर वोटिंग करवाए हुए। जी और उस समय हमारी बिरादरी के ही एक बहुत सीनियर जो हमारे साथी हैं, हरवंश जी, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, तो वो उस समय चेयर पे थे जी, और वो अगले दिन सुबह चाय लेके पहुंच गए वहां, जब ये जो विधायक वहां सांसद जो धरने पर बैठे हुए थे, जी, और अभी चाय लेके पहुंचे ही नहीं थे और प्रधानमंत्री ने ट्वीट भी कर दिया कि उन्होंने चाय पिला दी, क्या पी रहे हैं, चाय और पोहे लेके पहुंच गए। मेरा ये कहना है कि ये जो बेईमानी है आपके पूरे प्रोसेस में, इसमें डेमोक्रेसी कहाँ है, मुझे ये बताइए। मतलब आप कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छी नीयत से किया गया है, हम मानते हैं अच्छी नीयत होगी, हमको तो सरकार की नीयत में खोट नजर आती है। और वो खोट नजर ये आती है कि सरकार, जैसे अपनी पहले भी बात हो चुकी है कि देश में एक संविधान, एक चुनाव, फिर मैंने भी कहा एक पार्टी, अब एक सरकार देश को एक बाजार और एक खेत में बदलना चाहती है। 80% जो फार्मर्स हैं उनकी जो होल्डिंग है 2 हेक्टेयर से कम है। जी अब आप जो हैं, अगर एग्रीकल्चर मार्केटिंग प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी का जो प्रोविजन है खत्म कर देते हैं, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को खत्म कर देते हैं जी, और कोल्ड स्टोरेज की चेन को बढ़ावा देते हैं और किसानों को आप मजबूर करते हैं
तो वो 2 एकड़ की जो जमीन, 2 हेक्टेयर से कम का जो मालिक है, 80% जो फार्मर है, उसको आप फोर्स करेंगे कि आप गेहूं नहीं उगाना है, आपको चावल नहीं पैदा करना है, आपको तो जो हम चाहते हैं वो पैदा करना है। तो वो किसान जो अभी 2 हेक्टेयर से कम में अपने परिवार के लिए भी अनाज पैदा कर लेता है, वो उसी जमीन पर मजदूर हो जाएगा, या तो मजदूर हो जाएगा या बेच देगा, और वही जो पैदा कर रहा है उसको बाजार से वो खरीदेगा। ये एक बहुत बड़ी आबादी को बेरोजगार करने और उनको सड़क पर लाने, और पूरी की पूरी जो रिटेल की जो व्यवस्था है, जैसा कि अभी हम देख रहे हैं कि मॉल कल्चर ने कैसे छोटे व्यापारियों को खत्म कर दिया, वैसे ही ये छोटे किसान खत्म होने वाले हैं। छोटे किसान खत्म होने। श्रवण जी, मेरा कुछ सवाल है आपसे। जी, बाकी जो भी बात अपन माने, लेकिन आप ये तो मानते हैं कि चुनावी राजनीति के अंतर्गत नरेंद्र मोदी, अमित शाह को एक अलग किस्म की महारत है। किन चीजों से जनता को अपने साथ जोड़ा जा सकता है, किस तरीके से उन्हें अपने साथ बनाए रखा जा सकता है। शाहीन बाग के संदर्भ में एक अल्पसंख्यक वर्ग को खारिज करने से बहुसंख्यक वर्ग को अपने साथ जोड़े रखने की राजनीति, इस पर आपने टिप्पणियां पहले भी की। किसान बहुसंख्यक है इस देश में, किसान को सीधे अपने दुश्मन के तौर पर स्थापित करना इनकी राजनीति में कैसे मुफीद हो सकता है? क्या आपको लगता है कि आकलन करने में चूक गई सरकार कि इन कानूनों का जनता के स्तर पर, किसान के स्तर पर प्रतिक्रिया का आकलन नहीं कर पाए? क्या समझ पा रहे हैं आप, कहां चूक रहे हैं ये? देखिए, सरकार को उम्मीद ही नहीं थी कि ये इस तरह का कोई किसान आंदोलन पैदा हो सकता है जी। और जो पंजाब से, और पंजाब में भी अगर एक कांग्रेस की हुकूमत नहीं होती जी, तो हरियाणा की सरकार तो खा जाती किसानों को, वो खा चुकी है, ऑलरेडी खा चुकी है जी। क्योंकि हरियाणा में तो कोई अपोजिशन है ही नहीं जी। अपोजिशन तो सारा खट्टर के साथ उनका सहभागी बना बैठा है वहां पर जी। जो एक तरफ तो किसानों के हितों की बात करते हैं वहां, और दूसरी तरफ खट्टर का सहयोग कर रहे हैं। तो ये तो आप मान के चलिए कि वहां अमरिंदर सिंह की सरकार है, और वो पंजाब के मजबूत किसान है जी, गरीब किसान नहीं, मैं बता रहा हूं। उनकी जो ताकत है चीजों को सहन करने की फाइनेंशियली जी, कि वो 1.5 लाख का मोबाइल लेके भी सड़क पर लंगर में खा सकते हैं जी, और महीनों तक खा सकते हैं, और गुरुद्वारे उनके लिए लंगर का इंतजाम कर सकते हैं जी। तो आप ये बताइए कि आप क्या उत्तर प्रदेश के किसान को जोगी जी बाहर निकलने देंगे जी, पहुंचने देंगे वहां तक, पंजाब तक जी, या दिल्ली तक, या आप क्या मानते हैं कि जो शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं, उन्होंने जैसा अभी किरण जी ने भी कहा जी, कि उन्होंने कहा कि तबाह कर देंगे वगैरह, जो अगर हमारे यहाँ कोई बाहर का आदमी आके बेचता है या करता है जी। और वैसे ही खट्टर ने कहा कि राजस्थान के लोग यहाँ लाके बेच रहे हैं तो हम वो रोकेंगे। जब आप देश को एक मार्केट बना रहे हैं और आप कह रहे हैं, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि एक ही मार्केट है जी, तो आपके जो मुख्यमंत्री हैं, आप ही के राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, वो तो उस बातचीत को मानते ही नहीं है। ये श्रवण जी का मौलिक सवाल है जो हमसे साझा कर रहे हैं। मेरे साथ में स्वामी इंद्र जी है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है किसान यूनियन जी के, और साथ में चंद्रशेखर साहू जी हैं जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हैं। किसान नेता है, किसानों की चिंता करते हैं, कृषि विषय के जानकार हैं। तो पहले बातचीत चंद्रशेखर साहू जी से ही करते हैं, क्योंकि किरण जी और श्रवण जी दोनों ही सरकार और भाजपा की मंशाओं को सवालों के घेरे में लेकर आए हैं। चंद्रशेखर जी, आपको लगता है फंस गए आप? किसानों की बेहतरी के नारे ही रह गए, किसानों के जहन में ये आ गया है कि जितना बुरा आप हमारे साथ कर सकते हो उतना बुरा कर रहे हैं। देखिए हिमांशु जी, आपने पहले एक इस्तेमाल किया जो शब्द जी कि कोई भी, चाहे वो सियासत में हो या ना हो जी, यदि राजनीति के क्षेत्र में है तो किसान को क्यों नाराज करना चाहेगा जी। और इतने बड़े वर्ग को किसान जहां पर इस प्रकार से उद्वेलित हो, उसका समाधान निकालने के लिए यदि बातचीत का रास्ता है जी, तो उस रास्ते पर चलने की कोशिश हुई है जी, और बहुत संजीदगी से बातचीत हुई जी। अब जो अलग अलग व्यूज हैं और हमारे जो मूर्धन्य नेतागण हैं जी, उनके भी एक अलग दृष्टिकोण है, उन सबको कैसे समावेशी ढंग से उस बात को कैसे आगे बढ़ाएं। आज भी
बातचीत का ही एक प्रकार से मुझे लगता है विकल्प है। रही बात भारतीय जनता पार्टी की फंसने की या सरकार की, ये फंसना या उभरना ये तो राजनीति में चलते रहता है, लेकिन हमारी चिंता ये है कि इतने बड़े तादाद में हमारे किसान भाई पंजाब से, हरियाणा से या पश्चिम उत्तर प्रदेश से आए हैं इतने ठंड में, जिस प्रकार से वो उद्वेलित हैं, आंदोलित हैं, उनके भावनाओं को समझते हुए हम कैसे उसका समाधान जल्दी से जल्दी ढूंढे। भारतीय जनता पार्टी का मैं एक कार्यकर्ता हूँ, छोटा सा, लेकिन उसके पहले मैं किसान हूँ, जन्मना कर्मना किसान है। हम लोगों की समस्याओं का कहीं अंत नहीं है, लेकिन अभी जो दौर चल रहा है, इस दौर में कहीं न कहीं हमको ऑप्टिमिस्टिक होना पड़ेगा कि हम सारे परिस्थितियों के बावजूद भी हम अपने कृषि अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत करें, किसान के हाथ को मजबूत कैसे करें। तो मुझे लगता है जब सशक्त किसान, समृद्ध किसान की बात होती है, स्वाभिमानी किसान की बात होती है, तो ओपननेस की बात भी हो सकती है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा डॉक्टर साहब, शरद जोशी जी हुआ करते थे, उसी समय हम उससे भी जुड़े थे। चौधरी साहब जब 23 दिसंबर को वो किसान सम्मेलन करते थे, किसी वोट क्लब में किसानों का एक बड़ा हुजूम रहता था, उसके साथ जो एक ऊर्जा थी किसानों की, वो भी आज यदि हम उसको कायम रख सके तो बहुत अच्छी बात है। तो शरद जोशी जी ने आज से 35 साल पहले ही शुरुआती दौर पे कहा था, उसने लिखा भी है, एक उनकी किताब है, और चौधरी साहब की जो किताब है इकोनॉमिक नाइटमेयर ऑफ इंडिया, उसमें भी इस बात का जिक्र है कि किसान को कानूनों के जकड़न से मुक्त करना चाहिए। जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है, मुझे याद नहीं है कि कब लागू हुआ, लेकिन इसके औचित्य पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया गया था। फीफा करके एक संगठन है जो हैदराबाद बेस्ड है, अखिल भारतीय स्तर पर उनका काम चलता है। उन्होंने भी अभी 2 महीना पहले उसके वेबिनार को मैं सुन रहा था, डॉक्टर सेंगल रेड्डी, डॉक्टर उसके वो रहे चिन्ना रेड्डी जी, उसके संस्थापक रहे हैं। तो ऐसे संगठन ने भी बहुत ओपननेस से काम किया। मुझे लगता है इस मामले में कुछ न कुछ ऐसा समाधान कारक पहल हमारे दोनों तरफ से भी हो जाए तो और भी इसका रास्ता निकलेगा, फार्मूला निकलेगा। ये भारत है और भारत के किसानों की जो मादा है लड़ने की और जूझने की, जबरदस्त है, तो हम उसको सलाम करते हैं, उसको सैल्यूट करते हैं, लेकिन रास्ता हमको बातचीत का बंद नहीं करना चाहिए। एक बात बताइए, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा, क्या रास्ता निकलेगा? खटास इतनी ज्यादा है, नाराजगी इतनी ज्यादा है, पीड़ा इतनी ज्यादा है, दर्द इतना ज्यादा है कि जो बैठक के लिए 40 किसान नेता आ रहे हैं सरकार के पास, सरकार की बताई हुई जगह पर, सरकार की दी हुई चाय तक पीने के लिए तैयार नहीं है। खाना भी अपने साथ लेकर आते हैं और वो खाना खा रहे हैं। आपके प्रति अविश्वास का चरम है। आपने इतनी लंबी राजनीति की है, कभी आपको देखने में आया कि इस स्तर पर नाराजगी, इस स्तर पर क्षुब्धता का सार्वजनिक प्रदर्शन हो? इसके बावजूद आप तारीख देना चाहते हैं, ऐसा लोग महसूस कर रहे हैं। श्रवण गर्ग जी जैसा कुशाग्र पत्रकार महसूस कर रहा है कि आप शाहीन बाग की तर्ज पर इन किसानों को भी थकाना चाह रहे हैं। इस आरोप के संदर्भ में कुछ विश्लेषण हम लोग बहुत गंभीरता से सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं जी, और पुराने हम लोग उससे जुड़े, भोपाल से हो चाहे इंदौर से हो जी। तो मुझे लगता है हम लोग यदि थोड़ा सा जल्दबाजी कहेंगे तो इसका कहीं न कहीं रास्ता नहीं निकलेगा जी। पंजाब जो इतना जबरदस्त दौर से जूझ रहा था जी, उसका जब रास्ता निकल गया, ये तो हमारे आज तात्कालिक जो समस्या है जी, उसका समाधान इसी संसदीय लोकतंत्र इसी परंपरा में है। यदि पार्लियामेंट होगा तो हो सकता है इस पे बातचीत होगी, फिर से उस पर बातचीत होगी, और जब ज्वाइंट कमेटी की बात आती है तो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर में इसका रास्ता निकलता है। ऐसा नहीं है कि कानून के विकल्प में हम क्या दे सकते हैं, कोई विकल्पहीनता की स्थिति नहीं है। और शाहीन बाग हो चाहे दूसरा कोई इवेंट हो या दूसरा कोई हमारे सामने घटनाक्रम गुजरा हो, उसको इससे तुलना नहीं करना चाहिए। एक अलग ऊर्जा है, किसानों का मामला है, और इतने जब इस दौर में ऐसा चंद्रशेखर साहू जी तो संसदीय बातचीत के रास्ते को सुझा रहे हैं, उन्हें लगता है कि संसद में बातचीत हो सकती है, संसदीय लोकतंत्र है। किरण जी कुछ हस्तक्षेप करने जा रही है, एक बार उनका हस्तक्षेप सुनते हैं, फिर स्वामी इंद्र जी के पास चलते हैं। जी किरण जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं?
चाहती हूँ साहू जी से, एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ साहू जी से। साहू जी, जब ये किसान भाई सारे के सारे पूरे हिंदुस्तान से किसान भाई यहाँ आ रहे हैं और तादाद के अंदर कोविड के समय, ठंड के समय, किसान अपना हित खुद जानते हैं जी, बेवकूफ तो नहीं है। या तो आप ये कहिए कि ये मूर्ख है, पागल है और ऐसे ही यहाँ पर आके पड़ाव डाला हुआ है। जब इनको इन कानूनों की इनको भी समझ है और ये चाहते हैं कि इन तीनों कानूनों को निरस्त करा जाए, तब ये बातचीत की क्या सिलसिला है? पहली बात तो ये है कि कानून बनाने से पहले अगर बातचीत करी जाती तो बात और थी। ये तो आपने आनंद फानंद के अंदर जो है कोविड के समय पर उसका फायदा उठाकर ये कानून कॉर्पोरेट के हित के लिए जो है पास कर दिए। लेकिन अब जो है किसान जो इतनी तादाद के अंदर यहाँ पर आया हुआ है, वो खुद अपना भलाई खुद जानते हैं। जो किसान है जो अपनी जमीन के ऊपर जो अपना किसानियत पूरी जो अपना वो हल चलाता है, वो अपना भला अपने आप जानता है कि इसका कहाँ पे है। आप ये कैसे कह सकते हैं कि आप जो है बातचीत करेंगे, वो करेंगे? बातचीत के लिए हल नहीं करने वाला। जैसे गर्ग साहब ने कहा, बिल्कुल सही कहा कि सरकार ये बार बार बुला के बातचीत कर रही है, कि सिलसिला कर रही है, अलग अलग जो बयान देने की कोशिश कर रहे हैं, ये खाली थकाने का काम है। चंद्रशेखर साहू जी, आपसे उत्तर चाहा है किरण जी ने। किसान खुद ही आ गया दिल्ली के दरवाजे तक ये बताने के लिए कि हमारे साथ छेड़छाड़ मत करिए, हमें परेशान मत करिए, हमें तबाह मत करिए। तब भी आप केवल तारीख देना चाहते हैं, समाधान नहीं। ये आक्षेप है, ये आरोप है। क्या कहेंगे चंद्रशेखर साहू जी, कुछ कहना चाहेंगे आप? किरण जी को मैं बहुत आदर करता हूँ। सुरेंद्र जी के साथ हम मेंबर पार्लियामेंट थे जी, हम साथ साथ बैठा करते थे, सांगवान जी थे। और जब किसानों की बात आती थी तो हम लोग कई बार पार्लियामेंट में भी इन रिस्पेक्ट ऑफ पार्टी पॉलिटिक्स बात करते थे जी। आज ये थकाने की बात कह रही है तो मुझे किसान कोई थकने वाला नहीं है जी, किसान कोई रुकने वाला नहीं है जी। आप उनके क्षमता पर प्रश्न चिन्ह न लगाएं, ऐसा मेरा कहना है। लेकिन बातचीत के अलावा और क्या रास्ता हो सकता है? देखिए, कानून जब पेश होगा तो पार्लियामेंट में ही होगा ना जी। अब और पार्लियामेंट जब आहूत होगा तो उसके पहले बातचीत होगी जी, कि आप क्या कमिटमेंट चाह रहे हैं, क्या आपके एक्सपेक्टेशन हैं। तो चंद्रशेखर जी, मैं बीच में रोकूंगा आपको जी जी। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपने बड़ी ही सुसंगत बात कही है, बड़ी तर्कपूर्ण बात कही है, बड़ी विचारपूर्ण बात कही है। लेकिन जानने में दिलचस्पी किरण जी को भी है, स्वामी इंद्र जी को भी होगी और श्रवण जी को तो है ही। वो ये है कि अगर ये सब की जरूरत थी तो जब आप अध्यादेश ला रहे थे उससे पहले करनी थी। किसानों के प्रति आप इतने ही संवेदनशील थे, अगर संसदीय लोकतंत्र के प्रति आपकी इतनी ही आस्था थी, अगर संवाद के प्रति इतना ही समर्पण आपकी सरकार और आपकी पार्टी का था, तब तो आप कोरोना के दौर में अध्यादेश ले आए, फिर पार्लियामेंट में आप बिल लेकर आए, राज्यसभा में बहुमत का संकट था तो मत विभाजन के स्थान पर ध्वनि मत से ही कराकर निकल गए, देश ने देखा। उसके बाद में चंद्रशेखर साहू जी आज यहां कह रहे हैं किसानी राजनीति के लिहाज से सच बोलना बाध्यता है, या वाकई आपको लगता है कि आपकी पार्टी के नेताओं ने गलती तो कर दी है? दोनों में से कोई एक उत्तर तो आपसे मिलेगा हमें। देखिए, हम लोग व्यक्ति हैं, आदमी हैं और हम लोगों से कई चूकें हो सकती है जी। अब कहाँ संसदीय लोकतंत्र में कहाँ चूक होगी, लेकिन उसका भी एक प्रकार से निदान है और उसका भी परिवार। मुझे लगता है चंद्रशेखर साहू जी का इतना बयान काफी माना जाना चाहिए और स्वामी इंद्र जी की ओर चलना चाहिए। इंद्र जी, हमारी पूरी चर्चा के अंतर्गत एक बात जो निकल कर आ रही है वो ये आ रही है कि सरकार की मंशा कानूनों को निरस्त करने की मांग को पूरा करना कम, किसानों को थकाकर अपने घर वापस भेजने में ज्यादा है। किसान संगठन इसका प्रतिकार कैसे करेंगे? किसान संगठन ने कल से कहना चालू कहा है कि अब और बातचीत नहीं, पर आदमी बातचीत हुई और आखिरी में सरकार ने कहा है कि 9 तारीख को फिर बात होगी। उससे पहले कल आप देश भर में प्रधानमंत्री जी के पुतले फूंकने वाले हैं, 8 तारीख को भारत बंद का ऐलान कर रहे हैं। क्या माना जाए? सरकार देखना चाहती है दम कितना आपके बाजुओं में है। इन दोनों दिन कुछ कर दिखाएंगे तो उस अनुसार बात करेंगे, और कुछ नहीं कर पाए तो आप लोग अपना सामान उठा के घर के लिए वापस लौट जाएंगे। क्या कहेंगे स्वामी इंद्र जी? ठीक, पहले मैं आपके चैनल का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ जी कि आप लगातार जीरो ग्राउंड पर जाकर किसानों की समस्या है देश के सामने लाने का आपने काम किया। एक बहुत बड़ा सार्थक आपका प्रयास है जी, धन्यवाद। आप लोगों की बदौलत ही आज देश के अंदर जो किसान का मुद्दा, पूरे भारत का किसान जिस बात को लेकर चल रहा है जी, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बता देना चाहता हूँ, हम मेहनत का सब दुनिया से जब अपना हिस्सा मांगेंगे
एक बाग नहीं, खेत नहीं, हम पूरी दुनिया मांगेंगे तो हम हर चीज लेंगे। आज भारत का किसान देश की दहलीज पे आ गया है। आपने रोकने के बड़े प्रयास किए, आपने टीयर गैस चलाई, आपने किसानों के ऊपर पानी की बौछारें की, आपने बैरिकेड्स लगाए, किसानों पर लाठियां भाजने का काम किया, आपने हमारी माताएं बहनें बुजुर्गों को भी नहीं बख्शा। तो अब हम जो दिल्ली की दहलीज से पहुंच चुके हैं, हम तो वास्तव में दिल्ली के अंदर आना चाहते थे, पूरी दुनिया को, पूरे देश के लोगों को, जनता को दिखाना चाहते थे। ये देखिए जिस कालाबाजारी से देश के अंदर भुखमरी थी जी, देश के प्रधानमंत्री ने हमसे कहा था कि देश के अंदर आप अन्न पैदा करें, हमने देश में अन्न पैदा किया जी। तो आज जब देश में हरी क्रांति हुई, देश के अन्न भंडार भर गए, ये दोबारा से अमेरिका के साथ मिल गए हैं। ये देश का जो धन है अमेरिका में भेजना चाहते हैं, WTO के दबाव में आकर इस देश को जो है बेचना चाह रहे हैं। तो हम ये बताना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी के ऊपर विश्वास क्यों नहीं हो रहा। अभी कल ही मन की बात कर रहे थे, वो मन की बात में कह रहे थे जितेंद्र भोई महाराष्ट्र से है, बहुत बड़ा किसान, छोटा किसान था, बहुत दुखी था, उसको जो है 2 लाख का फायदा हुआ इन कानूनों से। आज जितेंद्र भोई रो रहा है, पूरे देश को बता रहा है कि देखिए मन की बात में मेरा प्रधानमंत्री ने झूठा जिक्र किया है, मैं सशक्त था, मैं पढ़ा लिखा था, तो मैं अपने सिर्फ कुछ पैसे ही ले पाया, पर मुझे MSP का जो लाभ नहीं मिला। अगर मुझे MSP मेरी फसल बिकी होती तो 2.5 लाख का मुझे फायदा होता, आज में 2.5 लाख का घाटा हुआ है। एक छोटे से किसान को 2.5 लाख घाटा हुआ है। वो जितेंद्र भोई भाई जो रो रहे हैं, वो बताने की कोशिश करिए, अगर मैं पढ़ा लिखा ना होता, मैं कानून का जानकार ना होता तो मुझे ये लाभ नहीं मिलता, पर क्योंकि किसान पढ़ा लिखा नहीं है, अभी गांव देहात में पढ़ाई नहीं पहुंच पाई है, किसान दुखी है, ये कानून किसानों को ले डूबेंगे, ये देश के लिए डेथ वारंट है। तो मन की बात प्रधानमंत्री जी भी झूठी करते हैं, तो ऐसे में किसान कैसे विश्वास करे। अब ये समय की बात है, आप देख रहे हैं लगातार किसानों को रोका हुआ है। ये जो बात कर रहे हैं कि हम बात कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे, समय बर्बाद कर रहे हैं, देश का समय बर्बाद कर रहे हैं, युवा शक्ति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जी आपको बीच में रोकूंगा, आपका कहना है कि ये बात नहीं कर रहे हैं, समय बर्बाद कर रहे हैं, तो 40 किसान संगठनों के प्रतिनिधि सरकार के आमंत्रण पर जा क्यों रहे हैं, जब आपको लगता है कि ये बात तो बर्बाद कर रहे हैं? हमें डर है कि गोदी मीडिया देश में भ्रमित न कर दे लोगों को कि किसान चर्चा ही नहीं करना चाहते, इसलिए हम चर्चा का भाग बनते हैं। हमें चर्चा करनी चाहिए, सार्थक होते हैं परिणाम, पर ये भारत के अंदर पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसान चर्चा कर रहा है और सरकार चर्चा से भाग रही है, टाइम ले रही है, बार बार कह रही कि नहीं हम कल आइए, अब परसों आइए, अब 3 दिन का गैप। ये देखिए आज 5, 6, 7, 8, 9 तारीख। अरे भैया जब आपने किसान को कुछ देना ही है, देश को कुछ देना ही है, आप राष्ट्रवाद की बात करते हैं। देश के उस गरीब गुरबा की तो सोचिए, 30% देश के अंदर आज भी लोग भूखमरी से शिकार हैं, लोगों पर खाने के खाद्य पदार्थ नहीं है। अगर ये कल खाद्य पदार्थ जैसे कि आप देख रहे हैं कि प्राइवेट प्लेयर पर चले गए, तो सरकार के पास लोगों के पास खाना खिलाने के लिए खाद्य पदार्थ नहीं होंगे। कोरोना काल के अंदर प्रधानमंत्री जी ने लोगों को जो अनाज देने का काम किया है वो FCI की बदौलत किया है। मैं पूछना चाहता हूं कि इस कोरोना काल के अंदर कौन से अडानी अंबानी ने लोगों के घर दान जो है अनाज पहुंचाने का काम किया? एक लिस्ट तो जारी करे अडानी अंबानी कि हाँ मैंने देश के से कमाया है तो देश के लिए मैं कुछ किया भी है। सिर्फ देश को लूटने का काम किया है और प्रधानमंत्री ने उनका सहयोग करने का काम किया है। तो मिलाकर जनता को ये ना लगे कि किसान बात नहीं कर रहे हैं इसलिए लोग बात करने के लिए जा रहे हैं, ये कहना है। मैं वापस किरण जी के पास में लौटता हूं। किरण जी, जानना ये चाहता हूं कि कांग्रेस इन तीनों कानूनों के संदर्भ में राहुल गांधी के माध्यम से ये व्यक्त कर रही है कि ये कानून ठीक नहीं है, पर इतनी बहस, इतने प्रदर्शन के बाद भी देश के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर कमोबेश हर चैनल पर आ रहे हैं और बता रहे हैं कि किसानों की जिंदगी में खुशहाली, किसानों की जिंदगी में प्रसन्नता, किसानों की जिंदगी में हरियाली अगर आ सकेगी तो इन कानूनों के माध्यम से ही आ सकेगी। किसान 73 साल बाद असली आजादी को इन कानूनों से प्राप्त कर रहा है। किसान अपनी फसल का जैसे चाहे उपयोग करने के लिए स्वतंत्र हो रहा है। कांग्रेस को बर्दाश्त नहीं हो रहा किसानों की भविष्य की ये खुशहाली, किसानों के भविष्य का ये सुनहरापन, जो इस प्रदर्शन को समर्थन करने में, इन कानूनों पर सवाल उठाने में क्यों इतनी आपत्ति? आपको क्या परेशानी है? कोई परेशानी नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा, चाहे गरीब, जो भी गरीब तबका हो, दलित हो, मजदूर हो, समेरा, कोई भी जहाँ पे उसके साथ जाति होती है, हमेशा कांग्रेस पार्टी ने बढ़ चढ़ के जो है आगे बढ़ के उनका समर्थन किया है और उनकी लड़ाई लड़ी है।
यहाँ तक किसान भाइयों की बात है, कोई भी कोई जात पात की बात नहीं है। किसान जो है हर एक तबके का, हर एक जात से जो है किसान भाई अपना ताल्लुक रखता है। और आपने देखा कि हमारे जो नेता हैं राहुल जी, वो हरियाणा के अंदर उन्होंने ट्रैक्टर यात्रा पूरी निकाली, तो किसी ने इसके ऊपर बात तक नहीं करी थी, पर उस समय कांग्रेस पार्टी ने जो है ये मुद्दा उठाया और जो है विधानसभा में हमने बहुत जोर शोर से इसका विरोध करा। और अब भी हम मांग कर रहे हैं कि स्पेशल सेशन जो है वो करा जाए, बुलाया जाए। लेकिन सच्चाई ये है कि आज जो है जिस तरह से ये सरकार जो है, सरकार पहले तो बात करने के लिए तैयार नहीं थी, आपने देखा किस तरह से उनको रोकने की कोशिश करी गई। ये तो आंदोलन जो है बहुत तेज पकड़ गया है, सारी जगह से जो है किसान भाई आ रहे हैं और पूरे डट के विरोध करने की मंशा से यहाँ पर आए हैं। तो सरकार जो है कहती है हम तुम्हारे से बैठ के बात करेंगे। देखो मैं एक बात कहना चाहती हूँ, आज जो है एक ट्रस्ट डेफिसिट है, सरकार की बात को किसान क्यों नहीं मानता, क्योंकि ट्रस्ट डेफिसिट हो गया है। क्योंकि ये जो बात कहते हैं, अब ये तोमर जी जो बात कह रही हैं, मेरी बात मतलब मैं कहना चाहती हूँ कि कभी कुछ कोई किसी स्वर में, कभी किसी स्वर में, और किसान प्रति जिस तरह से लांछनित होते जा रहे हैं, हर तरीके से अलग अलग तरीके की बातें करी जा रही है, उनको विभाजन करने की कोशिश करी जा रही है। तो ये किसान भाई जान गया है कि ये नारे लगते और ये पूरे जिस तरह से इन्होंने झूठ बोला है, ये ट्रस्ट डेफिसिट इतना जबरदस्त हो गया है कि इनकी बातों को मानने के लिए तो तैयार नहीं है। एक बयान सरकार की तरफ से आएगा, दूसरा वहीं से उनका एक मंत्री कुछ स्वर में बोलेगा, बाकी कोई और बोलेंगे। अब आप देखिए हरियाणा के अंदर हमारे जो निर्दलीय विधायक हैं, तीन विधायकों ने समर्थन वापस ले लिया, जो अपने उनके पास जो औहदे थे वो वापस दूसरे लोग वापस कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है आज किसान समझ गया है कि ये कानून अगर लागू तो हो गए, कानून तो बन गए, ये कानून अगर वापस नहीं होंगे तो आने वाले समय के अंदर, जैसे स्वामी जी ने भी कहा और ये संत बाकी कह रहे हैं कि आने वाले समय के अंदर ये जो छोटा किसान है ये पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। आज भी हमने देखा है हरियाणा में, मैं आपको खास तौर से बताना चाहती हूँ, बार बार ये कहा जाता है एमएसपी जो है वो खत्म नहीं होगी। अरे जो एमएसपी आज के दिन निर्धारित करी गई है वो पूरी नहीं मिलती है। इतनी बुरी व्यवस्था है कि किसान जो है, जो छोटा किसान है, वो बर्बादी के कगार के ऊपर आके खड़ा हो गया। आज यहाँ पे किसान आके आंदोलन कर रहा है, आप समझे कितनी व्यथा है उसकी, कितना दुख दर्द है। आज उसको अपने खेत के अंदर उसको पानी लगाना है, उसके जो धान जो उगरी है, गेहूं उगरी है, उससे पानी देना है, वो नहीं दे पा रहा है। तो यहाँ पे उसको मालूम है कि आज अगर ये कानून जो ये लागू जैसे हो गए और इनसे जैसे मंशा है बीजेपी की, ये सरकार की लागू करे जाए और कॉर्पोरेट को पूरे हाथ में दिया जाए, तो आने वाले समय में ये किसान जो है पूरे बर्बाद हो जाएंगे। किरण जी को इस बात की चिंता है। मैं श्रवण जी के पास में आता हूं, उसी सवाल को दोहराता हूं। श्रवण जी, आप लगातार देख रहे होंगे देश के कृषि मंत्री जो मध्य प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं, नरेंद्र सिंह तोमर, पिछले 3 दिन से शायद ही देश का कोई ऐसा राष्ट्रीय चैनल छोड़ा है जिसमें अपना पक्ष रखने के लिए ना पहुंचे हों। हर चैनल का मुंह पे दिखा रहा है कि एक्सक्लूसिव इंटरव्यू कृषि मंत्री से जानिए इन कानूनों की बेहतरी के संदर्भ में। वो अभी भी इस बात पर दृढ़ता से हैं कि किसानों की जिंदगी में अगर सकारात्मक बदलाव आएगा तो इन कानूनों की बदौलत ही आएगा। इतने किसानों के दिल्ली में डेरा डालने के बाद भी सरकार को लगता है उसने जो फैसला लिया है वो सही लिया है। श्रवण जी, जो हर विषय के संदर्भ में मीमांसा करते हैं, क्या वो हमसे साझा कर पाएंगे कि उन्हें किस बात का डर लग रहा है इन कानूनों के संदर्भ में, जिसके संदर्भ में सरकार का कहना है जिस जनता ने उसे चुना है उसकी बेहतरी के लिए ही हमने ये कानून बनाया है? देखिए, एक तो आप कह रहे हैं हर चैनल पे जा रहे हैं वो जी, तो इस समय तो सारे ही चैनल सरकार के हैं जी। इस समय कोई भी चैनल किसानों के पास नहीं है और कोई भी अखबार किसान के पास नहीं है जी। सारे चैनल, आप ये बहस कैसे दिखा रहे हैं, मुझे आश्चर्य है कि आपकी हिम्मत की दाद देना चाहिए जी कि आप ये बहस दिखा रहे हैं। बाकी तो जितने कोई आधा पौना चैनल छोड़ दीजिए आप, मैं आधा पौना एक भी नहीं कह रहा हूँ जी, आधा पौना चैनल छोड़ दीजिए तो सारे चैनल्स जी, और एक आधा अखबार छोड़ दें कभी आप, मेरे को तो वो भी नहीं दिखता क्योंकि मैंने सारे देश के बड़े अखबारों में काम किया है जी। और
मोटे तौर पर नंबर 1 पोजीशन पे किया है जी। तो मुझे तो कोई अखबार में नहीं दिखता जो किसानों की बात को छाप रहा है जी। बड़े बड़े अखबार जो हैं किसानों के खिलाफ छाप रहे हैं। अभी 2 दिन पहले गुरुचरण ने एक बड़ा आर्टिकल किसानों के खिलाफ लिखा, टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखा, एडिट पेज पे। बहुत ही वाहियात आर्टिकल, जो कहते हैं ना कारपोरेट का बिका हुआ एक लेखक जैसे किसानों के हितों के खिलाफ लिखता है। आप वो आर्टिकल पढ़ें तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस देश का मीडिया कितना बिक चुका है। तो तोमर जी जो चैनलों पे कह रहे हैं, मैं तो खैर उसको नहीं मानता। अगर जितनी जगह वो तोमर जी को दे रहे हैं चैनल, अगर उतनी योगेंद्र यादव को दें जी तो मुझे समझ में आए कि चैनल ईमानदारी से काम कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि मैंने पहले भी कहा है कि ये किसानों को थकाना चाहते हैं, उनको अदालतों के जरिए हड़काना चाहते हैं, और किसान मानने वाले नहीं है। किसानों को मानना भी नहीं चाहिए। क्या एक चीज ये पूछता हूं आपसे मैं, देश में कोई एक अनुमान के हिसाब से 15 करोड़ फार्मर्स हैं, कम से कम 15 करोड़ मैंने कहा कि 80% जो फार्मर्स हैं उनके पास, उनकी जो होल्डिंग है 2 हेक्टेयर से कम है जी। अब आप ये पूरे 3 कानूनों के बाद क्या किसानों की आत्महत्याएं खत्म हो जाएंगी क्या? जी, मेरा ऐसा मानना है कि जितनी आत्महत्याएं वो दुगनी तिगनी हो जाएंगी उसके बाद। और फिर अभी आप रजिस्टर ही नहीं करते हैं, जो खेतिहर मजदूर हैं उनको किसान नहीं मानते हैं जब वो आत्महत्या करता है। तो जी, जो बटाई पे काम करता है वो आत्महत्या करता है तो उसको किसान की आत्महत्या में आप रजिस्टर नहीं करते हैं, तो आप हजारों लोगों की आत्महत्याओं को कहां ले जाएंगे? जैसे कि कोरोना में आप कर रहे हैं कि कोरोना से डेथ्स के पूरे जो मामले हैं उनको आप हार्ट अटैक में और दूसरी बीमारियों में बदल रहे हैं जी। इसका जो एकमात्र फायदा होने वाला है कि वो जो किसानों के जो ऋण आपको माफ करना पड़ते हैं वोट लेने के लिए जी, वो जो अब आपको किसानों के ऋण नहीं माफ करना पड़ेंगे। आप कहेंगे कि भाई आप तो किसान ही नहीं है, आपने अपनी जमीन तो बेच दी है, मार्क जुकरबर्ग को बेच दी है, आपने अडानी को बेच दी है, आपने अंबानी को बेच दी है। आप या तो कॉन्ट्रैक्ट पर हैं या लीज पर हैं या आप मजदूर हैं उस जमीन पर जो आपकी थी। इसका जो सबसे बड़ा नुकसान होने वाला है किसानों को ही नहीं होने वाला, आढ़तियों को जो होने वाला है, और एक जो पूरी की पूरी बीच की चेन है उसको होने वाला है। जो देश के राइस मिल्स हैं, फ्लोर मिल्स हैं, दाल मिल्स हैं, जो तमाम फसलों को सीधे किसानों से लेते हैं और सीधे उसकी प्रोसेसिंग करते हैं, फूड प्रोसेसिंग करते हैं, उन तमाम लोगों को बड़े बड़े मल्टीनेशनल तो इसका एक व्यापक प्रभाव पड़ने वाला है नकारात्मक रूप से, ये श्रवण जी हमें बता रहे हैं। पर श्रवण जी ने कहा कि अगर नरेंद्र सिंह तोमर के मुकाबले योगेंद्र यादव को समय दिया जाता तो शायद बेहतर होता। योगेंद्र यादव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, योगेंद्र यादव जी से समझने की कोशिश करते हैं। योगेंद्र जी, श्रवणकर जी हमारे साथ में है, किरण चौधरी जी हमारे साथ में है। आपसे जानने का विषय ये योगेंद्र जी कि कुल मिलाकर ये जो बातचीत का सिलसिला चल रहा है और सरकार के द्वारा तारीख के बाद में फिर एक तारीख दी जा रही है। किसी फिल्म में सनी देओल ने ये डायलॉग दिया था कि हमारे हिस्से में आती है तारीख के बाद तारीख। ये अदालतों के संदर्भ में था, अभी सरकार के संदर्भ में दिख रहा है। आपसे जानना चाहूंगा कि आप तो सारे आकलन कर रहे हैं, किस तारीख पे समाधान की उम्मीद देश का किसान कर सकता है योगेंद्र जी, जो बार बार सरकार के पास जा रहा है बात करने के लिए? भाई सच बात आपको बताऊं, क्योंकि मैं बहुत जलेबी बना के बात करता नहीं हूँ जी। कि दरअसल बातचीत तो हो नहीं रही है, बातचीत का दिखावा हो रहा है। सरकार ये दिखाना चाहती है कि हम किसानों से बातचीत कर रहे हैं। बातचीत, मैं आपको आज शाम का नमूना बताता हूँ। आज शाम 5 बजे इस तथाकथित बातचीत में क्या हुआ जी। किसान 3 घंटे कह के तंग आ गए कि भाई हमें बताओ कि आप इन कानूनों को निरस्त करने को तैयार हो कि नहीं, हाँ या ना में जवाब दे दो। सरकार बात को घुमाती रही। तो 5 बजे हमारे साथियों ने तय किया कि अब हम मौन व्रत रखेंगे। सारे किसान वहां पे चुप बैठ गए, कहा हम बोलेंगे नहीं कुछ। और सरकार ने जो उनको फाइल दी थी उस फाइल के ऊपर किसानों ने लिख दिया हाँ या ना, यस और नो, वो लेके बैठ गए सारे के सारे किसान जी। चुप्पी हॉल के अंदर, कोई बोले नहीं। फिर उसके बाद 8-9 घंटे बाद मंत्री आए, ठीक है हम बात करेंगे, वापस आपके पास आएंगे। तो अब ये तो तथाकथित वार्ता है जो चल रही है, ये दरअसल वार्ता है नहीं। मैं यही अनुरोध कर रहा हूँ, इसे वार्ता कहना गलत होगा। मैं श्रवण जी की बात सुन रहा था। अब तक तो सरकार किसानों को
डराने का काम कर रही है, थकाने का काम कर रही है, लड़ाने का काम कर रही है, भरमाने का काम कर रही है, टरकाने का काम कर रही है। आज लगता है पहली बार सरकार को ये सुना है, मतलब जो बात 2 महीने से किसान कह रहे थे, सारे किसान संगठन कह रहे थे, एक मत से कह रहे थे कि भाई हमें ये 3 कानून निरस्त करवाने हैं, और सरकार इसको छोड़ के बाकी चीजों पे बात कर रही थी। आज सरकार को लगता है पहली बार सुना है, वैसे दिल्ली हमेशा ही ऊंचा सुनती है, सरकार को आज पहली बार सुना है कि किसान 3 कानून निरस्त करवाना चाहते हैं। उम्मीद करनी चाहिए कि अब सुन गया है तो कोई जवाब मिल जाएगा, लेकिन दरअसल कोई ईमानदारी से बात हो नहीं रही है। और जो राजनीतिक इच्छा शक्ति इसके पीछे होनी चाहिए, सरकार को न्यूनतम इतना तो कहना चाहिए कि हाँ भाई किसानों की बात है, हाँ भाई आप कोई बिचौलिए नहीं हो, आप कोई खालिस्तानी नहीं हो, कोई विदेशी हाथ नहीं है, आप कांग्रेस के दलाल नहीं हो, आप किसान हो, आपके मन में शंका है, उसे सुधारना, उसको दूर करना मेरा काम है, और अगर जरूरत हुई तो हम इन कानूनों को हटा देंगे। ये सौगात ही तो है, जिसको सौगात मिलनी है वो कह रहा है कि भाई मेरे को गिफ्ट नहीं चाहिए, और जिसने देनी है वो कह रहा है नहीं मैं तो तेरे को दूंगा, ये तो तेरे सौगात दूंगा, तेरे सर पे मैं ईंट मारूंगा। ये क्या तरीका है जी? योगी जी, आपने जितनी बात कही उसमें आखिरी बात छोड़कर बाकी बात तो केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बोल रहे हैं। किसान हमारे अपने हैं, किसानों से हम बात कर रहे हैं, कोई अगर उसमें संशोधन की गुंजाइश है तो वो संशोधन करने के लिए तैयार है। आपसे जानना ये चाहता हूं, जब सरकार संशोधन के संदर्भ में हामी भरना शुरू कर दी है तो भी आप रद्द कराने के लिए ही क्यों आमदा है? क्या संशोधन से समाधान की उम्मीद नहीं है? एक उदाहरण दूंगा और फिर सही बात कहूंगा। आप पत्रकार हैं, श्रवण जी बैठे हैं इस देश के वरिष्ठ पत्रकारों में। मान लीजिए सरकार एक कानून लेके आए पत्रकारों की सुविधा के लिए, पत्रकारों की सुरक्षा के लिए, कि हर टीवी एंकर आप जैसा स्टूडियो में आने से पहले पुलिस थाने में हाजिरी लगा के आएगा जी। तो देश के पत्रकार क्या कहेंगे? इस काले कानून को वापस लो जी। फिर कोई बीच का व्यक्ति आएगा, कहेगा नहीं संशोधन कर लेते हैं, ऐसा करते हैं सिर्फ सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को आ जाना, बाकी 4 दिन की छुट्टी आपको दे दी। आप क्या कहेंगे? अरे भाई मेरे को ना चाहिए, इसको वापस लो, है ना। बीच, हर चीज में बीच का रास्ता नहीं होता, जैसा कपाश ने बताया था। बीच का रास्ता वहां, संशोधन वहां अच्छा होता है जहां कानून का मूल ढांचा सही हो, कानून की नीयत सही हो, कानून सही दिशा में हो, लेकिन उसके कुछ प्रावधान में त्रुटि हो, फिर आप संशोधन कर सकते हैं। कोई प्रोविजन कई बार गलत बन जाते हैं, अच्छे अच्छे कानूनों में कुछ गलतियां रह जाती हैं, उसके लिए संशोधन हो जाता है। लेकिन इन 3 कानूनों की तो दिशा ही उल्टी है। ये 3 कानून किसान के हित में बने ही नहीं है, ये तो कॉर्पोरेट के लिए, बिग एग्री बिजनेस के लिए, बड़ी कंपनियों के लिए बने हैं। इसलिए किसान कहता है कि भाई मेरे कंधे पे रख के इसको मत चलाओ, अगर ये सौगात मेरे लिए है तो कृपया इसको वापस ले लो। इसमें क्या बुराई है? जो गिफ्ट देने वाला ऐसा क्यों जिद कर रहा है कि ये ना मेरी गिफ्ट तो लो ही, चलो मैं इसके अंदर थोड़ा सा बदल देता हूँ, मैं इसकी रैपिंग बदल देता हूँ, हरे की बजाय लाल रैपिंग कर देता हूँ, फीता बांध देता हूँ, लेकिन लेनी तुम्हें पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी की किसान राजनीति का बड़ा चेहरा चंद्रशेखर साहू, छत्तीसगढ़ के पूर्व कृषि मंत्री हमारे साथ में है। योगेंद्र यादव जी मौलिक प्रश्न उठा रहे हैं साहू जी कि भाई आपकी उदारता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप हम किसानों को उपहार देना चाहते थे, गिफ्ट देना चाहते थे, पर हम हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं हमें ये गिफ्ट नहीं चाहिए, तो आप इतना ज्यादा उतारू क्यों हैं? दिल्ली तक पहुंच गए किसान लाखों की संख्या में ये कहने के लिए बख्श दो, कब बख्शेंगे साहू जी आप? देखिए डॉक्टर योगेंद्र यादव जी के मौलिकता अपनी जगह बिल्कुल बरकरार है जी। वो अलग सोच रखते हैं, भले हमारी उनसे वैचारिक भिन्नता है जी, लेकिन मुझे लगता है कुछ मामलों में हम लोग ज्यादा हाइपोथेटिकल हो गए जी, कि ये बर्बाद हो जाएंगे, किसान ऐसा हो जाएगा, छोटे किसान हो जाएगा। अभी 4 साल पहले ही लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर पैरी ने छत्तीसगढ़ सहित भारत के अनेक हिस्सों के किसान के सामाजिकता और उसके सामाजिक आर्थिक गुणावट पर एक विस्तृत रिपोर्ट जारी की जी, कि छोटा किसान कभी भी और बड़ा किसान हो चाहे कोई भी किसान हो, किसान इस देश का रीढ़ है और वो हमारे अर्थव्यवस्था का धड़कन है। धड़कन कभी समाप्त नहीं होगा जी। आप 200 साल का इतिहास से लेकर उसके पहले से देख लीजिए जी। तो ये डराना और एक प्रकार से काल्पनिकता यदि हम सामने रखेंगे तो हम जो दुनिया भर के समस्याओं से गुजर रहे हैं, किसान केवल एक सियासत की समस्या से नहीं, सियासी बादल और हमारे सामने दुनिया भर के प्राकृतिक समस्याएं होती है, चाहे निवार हो चाहे और भी कई चक्रवात हो, हम सब लेके गुजरते हैं। तो कुल मिला के
किसान का एजेंडा केवल राजनीतिक एजेंडा नहीं है, वो हमारे सामाजिक एजेंडा में भी है और उस दृष्टि से बातचीत होनी चाहिए। बातचीत के सिवा और क्या है बताइए? लोकतंत्र में हम बातचीत नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? आप कितनी बार बातचीत करेंगे? किसान स्पष्ट तौर पर बता रहे हैं उन्हें क्या चाहिए। आप हर चरण में बुलाकर हासिल क्या कर रहे हैं? किस कदम पे आप आगे बढ़े? 5 चरण की बातचीत हो गई, देश टकटकी बांधकर देखता है कि आज बातचीत के बाद सरकार कोई समाधान दे पाएगी। 5 बार के बाद में सरकार केवल देती है तो तारीख, इसको लेकर कोई खिन्नता आती है? किसानों के साथ क्या हो रहा है साहू जी? आपके मन में कोई पीड़ा, कोई दुख, कोई तकलीफ है इस व्यवहार को लेके? और बातचीत का लोकतंत्र में कोई कैलेंडर ताकील किसी नहीं होता जी। आप स्वयं जानते हैं, इसको कई बार आपने यूज भी किया है कि बातचीत के कैलेंडर में कोई बातचीत के कैलेंडर के संदर्भ में साहू जी कह रहे हैं, योगेंद्र यादव जी कैलेंडर को लेकर कुछ कहना चाहते हैं। जी योगेंद्र जी। वो एक गालिब का शेर है कि खुशी से मरना जाते घर ऐतबार होता। साहू जी कितनी सुंदर बातें कह रहे हैं, बातचीत होनी चाहिए, बातचीत लोकतंत्र का प्राण है। साहू जी ये बात जून के महीने में क्यों नहीं याद आई जब निर्मला सीतारमण जी कह रही थी कि कानून लाएंगे? सारे किसान संगठन कह रहे थे कि नहीं, पहले बातचीत करो जी। अध्यादेश आ गया, अध्यादेश आने के बाद हम सब ने बार बार कहा कि किसान संगठनों को बैठा के एक बार वार्ता तो कर लो जी। कानून आ गया, कानून आते वक्त संसद के अंदर सब लोगों ने कहा भाई इसको एक कमेटी में भेज दो, इस पे बातचीत तो कर लो जी। नहीं कानून लागू होगा। तो वो बातचीत जो इतनी सुंदर बात आप कह रहे हैं, मैं कैसे आपसे असहमत हो सकता हूँ? ये सुंदर बात आपने अपनी पार्टी को 3 महीने पहले क्यों न बताई, 2 महीने पहले क्यों न बताई? लेकिन चलिए आज भी बातचीत करेंगे, तो बातचीत कम से कम कान खोल के तो कर लीजिए। कल मैं किसान संगठनों के हम सब एक साथ थे, 30 किसान संगठन पंजाब के, बाकी 40-50 देश के अन्य संगठन थे, सब लोग मिलकर बैठे। सबसे एक ही सवाल था कि क्या हमें संशोधन स्वीकार करना चाहिए या कि कानून पूरी तरह से खारिज हो। और मैं आपको बता सकता हूं 70 में से एक भी किसान नेता ने ये नहीं कहा कि संशोधन स्वीकार कर लो। और ये जो जनता, दसियों हजारों लाख लोग जो बाहर खड़े हैं, आप अपने रिपोर्टर को भेज के पूछ लीजिए, हर व्यक्ति कहता है कि नहीं, वापस कराए बिना नहीं जाना है। मेरा फिर एक छोटा सा यही बार बार अनुरोध है कि आप तो सौगात लेके आए हैं ना, मान लीजिए किसान बेवकूफ है, पागल है, उसको आप गिफ्ट दे रहे हो, उस बेवकूफ को समझ नहीं आ रहा कि उसके लिए गिफ्ट है, तो छोड़ दो ना बेचारे को। इतनी भी क्या जिद कि भाई मैं तेरे को गिफ्ट दे के ही मानूंगा। योगी जी आप जो बार बार कह रहे हैं कि छोड़ दो, बख्श दो, आपसे जानना यह है कि आप स्वयं कह रहे हैं बातचीत हो नहीं रही, बातचीत का दिखावा हो रहा है। अब फिर एक तारीख मिली है 9, बातचीत का दिखावा हो रहा है। जानना चाहूंगा किसान संगठन इस दिखावे का ही हिस्सा रहेंगे या समाधान के संदर्भ में किसी और विकल्प पे भी जाएंगे? सीमाओं पर ही बने रहना है दिल्ली की, या इसके इतर कोई अगले कदम की भी उम्मीद आपसे कर सकते हैं? सीमाओं पे बने रहना हमारा कोई शौक नहीं है। तो दिल्ली टूरिज्म के लिए तो आए नहीं, कुतुब मीनार देखने तो आए नहीं है, सरकार ने अटका रखा है, कोई इच्छा नहीं है। जिस दिन सुलझ जाएगा उस दिन वापस जाना चाहते हैं। और रास्ते बहुत हो सकते हैं, मगर एक बार आप इन 3 दिनों को वापस लेने का मन तो बनाइए। जो सच्ची वार्ता की जरूरत है वो है माननीय नरेंद्र मोदी जी को कमरा बंद करके अपने साथ 5 मिनट के लिए वार्ता करनी चाहिए कि भाई तुम्हारा अहंकार इतना बड़ा है क्या कि जिसको इस देश के 15 करोड़ किसान परिवारों को जो आप देना चाहते थे वो नहीं लेना चाहता। तो अब कम से कम आंख बंद करके, ठीक है कोई बात नहीं, लोकतंत्र है, मैं सर झुका लूंगा तो मैं छोटा नहीं हो जाऊंगा, मैं बड़ा होऊंगा, ये कहते हुए अपने अहम की बात सुनी। आप नहीं चाहते, कोई बात नहीं, हो सकता है मैं सोचता हूं आपके लिए अच्छा था, लेकिन मैं छोड़ दूं। तो जब माननीय नरेंद्र मोदी जी अपने आप से बात कर लेंगे, उसके बाद कोई वार्ता सफल हो पाएगी। मेरी आज भी उम्मीद है कि सफल हो जाए। मैं तो चाहता हूं, किसान संगठन चाहते हैं। तो योगी जी कह रहे हैं कि वो चाहते हैं कि बातचीत सफल हो जाए, और सफल होने की एक ही शर्त वो दोहराते हैं कि इन कानूनों को वापस लिया जाए। किरण चौधरी जी मेरे साथ में हैं, हम बातचीत के अंतिम क्रम पे हैं। किरण जी आपसे जानना चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी इस आंदोलन की सफलता में केवल नैतिक समर्थन की स्थिति में ही रहेगी या कुछ व्यवहारिक रूप से भी करने जा रही है? इस संदर्भ में आपकी टिप्पणी। देखिए, मैंने पहले ही सबसे पहले कहा कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से किसान भाइयों के समर्थन के अंदर खड़ी है, शुरू से खड़े हैं और आखिरी दम तक इनके कंधे से कंधे मिलाकर जो है हम खड़े होंगे। और हमारी सरकार अगर अभी सत्ता में होती तो इन तीनों कानूनों को अभी तक फाड़ फूट के फेंक दिया गया होता।
जी। दूसरी बात में एक बात और कहना चाहूंगी कि बातचीत की बात बार बार कही जा रही है जी। बातचीत तो वहाँ होती है जहाँ सरकार की मंशा जो है वो सही हो। 5 बारी जो है ये बातचीत कर चुकी, इतनी लंबी बातचीत हो रही है। जब किसान भाई जो हैं वो ये कानूनों को नहीं चाहते तो इसको आप निरस्त कीजिए। जब लाखों किसान भाई जो हैं वो आंदोलन के ऊपर आ गए हैं तो आप उनकी बात मानिए। आज प्रजातंत्र है, जो प्रजातंत्र है उनकी बात माननी चाहिए। आप तीनों कानूनों को निरस्त कीजिए, फिर उनके साथ आप बातचीत करके कोई और अच्छी बात, कोई विकल्प निकाल सकते हैं तो निकालिए, तब तो हम मानेंगे कि ये बात सही है। लेकिन ये इस तरह से इनको बार बार बातचीत करके ये केवल दिखावा करने की बात है। ये केवल दिखावा है और कांग्रेस हर दृष्टि से, साथ में ये किरण जी का कहना है। योगेश जी, एक और आखिरी बात जिस पर आपकी टिप्पणी चाहिए मुझे, वो टिप्पणी इस संदर्भ में है कि देश के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज की बातचीत के बाद में किसान संगठनों से अपील की है। पहली अपील तो यही कि आप अपना आंदोलन वापस ले लें। उसके बाद दूसरी भावुकतापूर्ण अपील ये की है कि कुछ और ना करें, कम से कम महिलाओं और बच्चों को वापस उनके घर भेज दें। इस ठंड के मौसम में उनको आंदोलन के लिए बिठाना उचित नहीं है। आपसे जानना चाहूंगा, देश के कृषि मंत्री की इस अपील के संदर्भ में कोई संवेदना के साथ में आप फैसला लेने वाले? तोमर जी का इस देश के किसानों के प्रति जो संवेदना है वो देख के किसका हृदय न पसीज जाए जी। अब बताइए किस मुंह से मैं याद दे रहा हूँ तोमर जी, ये आपने 26 तारीख को अपील क्यों ना की, जब किसानों के ऊपर, इन्हीं महिलाओं और बच्चों के ऊपर सर्दी के अंदर पानी की बौछार की जा रही थी, जब आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे थे, जब सरकार सड़क को तोड़ रही थी, तब आपने क्यों ना की। दिल्ली पहुंचते ही आंसू गैस से इनका स्वागत हुआ। इस देश का कृषि मंत्री अगर खड़ा होकर बोल देता कि नहीं, मेरे किसानों के साथ ये मत करो और कुछ भी कर लो, ये मत करो, अगर उस दिन नरेंद्र तोमर जी बोले होते तो आज उनका नैतिक कद होता, उनका आधार होता कहने का कि देखिए उस दिन मैं आपके साथ खड़ा था, अब आप वापस चले जाओ। लेकिन मैं बताऊं आपको, इसमें से अधिकांश पंजाब और हरियाणा के लोग हैं, बहुत ठाडे लोग हैं, बहुत तगड़े लोग हैं, और महिलाओं को आप इतना कमजोर मत समझिए। आज नरेंद्र तोमर जी ने एक बात देख ली होगी, मैं आपके चैनल पे बताना चाहता हूँ, पिछली 2 वार्ताओं में किसानों का पक्ष सबसे मजबूत और विस्तार तरीके से रखने वाली एक महिला थी, कविता कुरुगंती, बेंगलोर से आई थी। महिला किसानों के प्रतिनिधि के रूप में वो बोली, नरेंद्र तोमर जी ने सुना होगा कि वो कैसा बोली। तो महिलाओं को इतना कमजोर न समझिए, और महिलाओं की इतनी चिंता है तो जल्दी से फैसला कर दीजिए ना। अगर चिंता है तो जल्दी से फैसला कर लीजिए। कुल मिलाकर इस कार्यक्रम का निष्कर्ष जो निकल कर आ रहा है वो ये है कि किसान संगठन अपनी मांगों के संदर्भ में किसी समझौते के लिए तैयार नहीं है। उन्हें लगता है कि इस कानूनों में संशोधन समाधान नहीं हो सकता, इन कानूनों को रद्द किया जाना ही उनके जीवन के संदर्भ में समाधान है। योगेंद्र यादव जी ने मौलिक बात कही है। उनका कहना है कि आपने उपहार दिया, बहुत अच्छी बात, पर यह उपहार हमको भा नहीं रहा है, इसलिए वापस ले लीजिए। जानने में दिलचस्पी है कि किसानों की यह भावना क्या सरकार स्वीकार करेगी। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद एक अहम मसले की चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। देश के किसानों को ही समर्पित हमारा आज का शेर यह कहता है कि खुशबू की तरह जीना भी आसान तो नहीं, खुशबू की तरह जीना भी आसान तो नहीं, फूलों से कतरा कतरा निचोड़ा गया मुझे। नसीम निखत ने जो ये लिखा है वो देश के किसानों के संदर्भ में है। किसान जिसके सामर्थ्य की, जिसके संघर्ष की, जिसकी जीवटता की हर राजनीतिक दल दुहाई देता है, सराहना करता है, वो किसान होना इतना आसान भी नहीं होता है। तो जिस किसान ने अपनी जिंदगी में इतने संघर्ष के साथ अपने आप को संवारा है, वो थोड़ी बहुत ठंड, थोड़े बहुत धरने प्रदर्शन से थक कर वापस लौट जाएगा, इतना आसान तो नहीं। देखें सरकार इस बात को समझकर समाधान की राह कैसे निकालती है। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। सोमवार को फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। मुझे दीजिए सदा प्रणाम।